अगर आप या आपका परिवार अगले कुछ महीनों में हवाई यात्रा करने वाला है तो सावधान हो जाइए। सरकारें कह रही हैं सब ठीक है, एयरलाइंस कह रही हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन क्या 600 साल पुरानी एक भविष्यवाणी और नासा का नया डेटा कुछ और ही इशारा तो नहीं कर रहा? क्या हम आसमान से बरसने वाली आफत के मुहाने पर खड़े हैं? जी हां, तारीख 30 अक्टूबर 2025, जगह मैक्सिको की खाड़ी। जेट ब्लू की फ्लाइट 1230 हवा में मजे से उड़ रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के विमान की नाक नीचे झुक गई। यात्री छतों से टकराए, चीख पुकार मच गई। पायलट कंफ्यूज थे। क्यों? क्योंकि विमान के कंप्यूटर को लगा कि वो ऊपर जा रहा है, जबकि वो सीधे मौत के कुएं में जा रहा था। और इसे कंफ्यूज करने वाला कोई हैकर नहीं था, वो था हमारा अपना सूरज। जी हां, और यही सूरज क्या आने वाले समय में कोई बड़ी घटना घटा सकता है? जी हां, हम सोलर साइकिल 2025 के पीक पर हैं। सूरज अभी भी आग उगल रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि एयरबेस A320 जो दुनिया का सबसे कॉमन विमान है, उसका एक छोटा सा चिप एलेक L104 सूर्य से आने वाले अदृश्य कणों न्यूट्रॉन के हमले को झेल नहीं पा रहा है। ये एक छोटा सा कण चिप से टकराता है और विमान का पूरा दिमाग पलट जाता है। अब जरा भारत की स्थिति को देखिए। दिल्ली से मुंबई देश का सबसे व्यस्त रूट, हर 15 मिनट में एक विमान। नीचे जयपुर, कोटा, वडोदरा जैसे शहर। अगर 35,000 फीट पर सौर तूफान का एक झोंका आता है और यह सॉफ्टवेयर पैच फेल हो जाता है तो क्या होगा? क्या कोटा के छात्रों या मुंबई की घनी आबादी पर कोई लौह पक्षी काल बनकर के टूट सकता है? और यहां पर विज्ञान का डर और प्राचीन भविष्यवाणियों का एक मेल दिखाई दे रहा है। ओडिशा की भविष्यमालिका में लिखा है, जब शनि मीन राशि में जाएगा, और ध्यान दीजिए शनि 2025 में ही मीन राशि में प्रवेश कर चुका है, तब आसमान से एक खतरा आने की बात कही गई थी। कहा गया था लौह पक्षी गिरेंगे, यानी विमान लड़खड़ाएंगे। नोस्ट्राडामस ने भी 2025 के लिए ब्रह्मांडी आग के गोले की भविष्यवाणी कर दी है। क्या यह महज संयोग है कि जिस साल सूर्य अपने चरम पर है, उसी साल हमारे विमानों के कंप्यूटर सिस्टम फेल हो रहे हैं? टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने कहा है कि उन्होंने एसा के निर्देश पर अपने विमान अपडेट कर दिए हैं। कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। इंडिगो ने भी अपने 300 से अधिक विमानों को फिक्स कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, आप सॉफ्टवेयर को पैच तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सूर्य को पैच कर सकते हैं? वैज्ञानिक गणना बताती है कि अगर एक कैनिंगटन लेवल का तूफान आया तो यह अपडेट धरा का धरा रह जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक एक बुरे दिन में दुनिया भर में 25 से 30 विमान एक साथ गिर सकते हैं। तो दर्शकों, एसा का आपातकालीन निर्देश 2025 268E विमानन इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। यह एक स्वीकारोक्ति है कि हमारी तकनीकी अब इतनी सूक्ष्म और संवेदनशील हो गई है कि वह ब्रह्मांडीय शक्तियों के आगे बेबस है। सुरक्षा की स्थिति की अगर बात करें तो अपडेशन के बाद भी हवाई यात्रा अपेक्षाकृत सुरक्षित तो है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अब वोटिंग लॉजिक है जो एक कंप्यूटर की गलती को पकड़ सकता है। सामान्य दिनों में डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जोखिम की अगर बात करें तो खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। 2025-26 पर विशेष रूप से ध्रुवीय मार्गों और लंबी दूरी के उड़ानों में कॉमन मोड फेलियर का जोखिम बना रहेगा। भविष्यवाणिका और वैज्ञानिक डेटा का यह अद्भुत संगम है। आसमान से खतरा अब केवल एक रूपक नहीं, बल्कि एक तकनीकी वास्तविकता है। क्या भविष्यवाणिका की भविष्यवाणियां अक्षरशः सत्य होने वाली हैं? आकाश से गिरने वाले उस खतरे की बात जो 600 साल पहले कही गई थी, क्या वो आसमान से खतरा अब साफ साफ दिखाई दे रहा है? यह भी कहा गया था कि आसमान से लोहे के पक्षी गिरेंगे। आखिर वो लोहे के पक्षी हैं कौन? और ये लोहे के पक्षी मानव के इतिहास में सबसे बड़े विनाश का कारण कैसे बन सकते हैं? आज इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट में हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने ऐसे रखेंगे कि आपको एक एक बात समझ में आने लगेगी। इससे पहले भविष्यवाणिका की भविष्यवाणियां पिछले 3 से 4 वर्षों तक बहुत सुर्खियों में बनी थी, और जिन जिन भविष्यवाणिका के व्यापारियों ने जो टाइमलाइन दी थी, उनमें एक भी घटना सत्य नहीं हुई, क्योंकि भविष्यवाणिका में यह लिखा गया था कि जितनी भी टाइमलाइन दी जाएंगी वो सब फेल हो जाएंगी। यानी कि जब
जिस घटना को घटने के बारे में लोग चर्चा करेंगे, घटनाएं उससे आगे बढ़ जाएंगी। इस समय भविष्यवाणी पर चर्चा एक तरह से बंद हो चुकी है और ऐसे में अब यह प्रासंगिक हो जाता है कि हम एक बार फिर भविष्यवाणी की भविष्यवाणियों को डिकोड करें। और अभी हाल में ही आपने एक खबर देखी होगी कि जो विमान हैं उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़े। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ा हो। आपने अखबारों की सुर्खियों, मीडिया चैनल्स में आपने ये खबरें देखी होंगी। आपने इन खबरों को एक सामान्य तकनीकी खबर माना होगा, लेकिन जब हमने इसकी गहराई से पड़ताल की तो हमें यह पता चला कि ये तो भविष्यवाणी की भविष्यवाणी के सत्य होने का एक अप्रत्यक्ष संकेत दे रही हैं। अगले 15 से 20 मिनट में हम इसी तथ्य पर पूरी गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आकाश से गिरने वाले लौह पक्षी के बारे में जो भविष्यवाणी में कहा गया था उसको डिकोड करेंगे और बताएंगे कि अभी विमान के सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जो खबर है वो उससे किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो बने रहिए, अगली फ्लाइट मत लीजिएगा क्योंकि देश के इन रूट्स पर मौत मंडरा रही है। बने रहें, देखते रहिए अखंड मंथन। बस बहुत ही जल्दी ही हम इस पूरे पहलू से पर्दाफाश करने वाले हैं। 2025 मानव इतिहास में एक ऐसे दुर्लभ संगम का साक्षी बन रहा है जहां अत्याधुनिक तकनीकी विफलताएं और सदियों पुरानी भविष्यवाणियां एक ही बिंदु पर आकर के मिलना शुरू हो चुकी हैं। यूरोपीय संघ उड्डयन सुरक्षा एजेंसी EASA द्वारा एयरबस 320 परिवार के विमानों के लिए जारी किया गया आपातकालीन निर्देश यानी कि इमरजेंसी एयरवर्कलाइंस डायरेक्टिव 2025-268E। जी हां, यह केवल एक सॉफ्टवेयर अपडेट का मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि सौर गतिविधियां यानी कि सोलर तूफान अब पृथ्वी की तकनीकी सुरक्षा की परतों को भेदने लगी है। यह रिपोर्ट जेट ब्लू फ्लाइट 1230 की घटना, एलिवेटर, एलरॉन, कंप्यूटर, एलेक की विफलता और सौर चक्र 25 की चरम स्थिति और भविष्यवाणी में वर्णित आसमान से गिरने वाले खतरे के बीच अंतर संबंधों का एक विस्तृत विश्लेषण करती है। लेकिन 2025 के अंत में यह अपेक्षित कैरिंगटन स्तर के सौर तूफान के सामने यह सुरक्षा तंत्र क्या विफल हो सकता है? यह रिपोर्ट वैज्ञानिक तथ्यों, खगोलीय गणनाओं और प्राचीन भविष्यवाणियों का विश्लेषण करती है ताकि भारत और दुनिया पर मंडरा रहे इस खतरे का वास्तविक आकलन किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करना पड़ा, तकनीकी विफलता और EASA का हस्तक्षेप आखिर क्यों हुआ। जी हां, जेट ब्लू फ्लाइट 1230 का पूरा रहस्य आपके सामने खोलते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को हवाई उड़ान जगत में एक अदृश्य खतरे की घंटी बजी। मैक्सिको के कैनकन से नेवार्क जा रही जेट ब्लू एयरबेस की फ्लाइट उड़ान संख्या 1230 एयरबस A320-232 ने मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर क्रूजिंग ऊंचाई पर उड़ान भरते समय अचानक नियंत्रण खो दिया। यह घटना दोपहर के समय हुई और जब विमान सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में था तब यह घटना घटी। पायलटों की किसी भी इनपुट के बिना विमान की नाक अचानक नीचे की ओर झुक गई, जिससे विमान तीव्र गति से गोता लगाने लगा। इस अनियंत्रित पिच डाउन के कारण केबिन के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल में भारी बदलाव आया, जिससे लगभग 15 यात्री घायल हो गए और विमान को फ्लोरिडा के तांपा में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। प्रारंभिक जांच में इसे क्लियर एयर टर्बुलेंस माना जा रहा था, लेकिन ब्लैक बॉक्स के डेटा ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। विमान के कंप्यूटर को बाहर से किसी ने हैक नहीं किया था, बल्कि अंतरिक्ष से आए अदृश्य कणों ने उसके मस्तिष्क यानी सीपीयू को भ्रमित कर दिया था। एलेक BL-104 यूनिट एयरबेस A320 विमान फ्लाई बाय वायर तकनीकी पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि पायलट सीधे पंखों को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर को आदेश देता है।
इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर एलेक है। जांच में पाया गया कि एलेक की यूनिट L104 में एक गंभीर संवेदनशीलता थी। सौर विकिरण के कारण उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा कणों यानी हाई एनर्जी पार्टिकल्स ने कंप्यूटर की मेमोरी चिप पर प्रहार किया और इस प्रहार से सिलिकॉन चिप के अंदर एक बिट फ्लिप की घटना हुई, यानी डिजिटल डेटा का शून्य बदल करके एक हो गया। इस छोटी सी त्रुटि ने कंप्यूटर को यह गलत जानकारी दी कि विमान ऊपर की ओर उठ रहा है, यानी पिच अप हो रहा है, जिसके जवाब में कंप्यूटर ने सुरक्षात्मक कार्रवाई करते हुए विमान को सीधे नीचे धकेल दिया। इसे तकनीकी भाषा में सिंगल इवेंट अपसेट कहा जाता है। वैश्विक आपातकाल और एयर इंडिया की प्रतिक्रिया इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए क्या कहती है, आपको बताते हैं। EASA ने 28 नवंबर 2025 को तत्काल प्रभाव से एक निर्देश जारी किया, जिसमें दुनिया भर के सभी प्रभावित A320 विमानों के एलेक सिस्टम को अपडेट करने का आदेश दिया गया। यह आदेश इतना गंभीर था कि एयरलाइंस को अपनी उड़ानों को रद्द करने या फिर विलंबित करके इसे लागू करना पड़ा। भारत में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बेड़े में A320 विमानों की बहुतायत है। इंडिगो के पास 300 से अधिक और एयर इंडिया के पास भी बड़ी संख्या में यही विमान है। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय विमान नियामक यानी DGCA और एयरलाइंस ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए 24 से 48 घंटों के भीतर अपने बेड़े के 90% से अधिक विमानों को अपडेट कर दिया। प्रश्न यह है कि क्या 2025 में सौर तूफान अभी शुरू हुआ है? वैज्ञानिक डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि हम वर्तमान में सौर चक्र 25 के शिखर पर हैं, यानी पीक पर हैं। नासा और NOAA के पूर्वानुमान पैनल ने भविष्यवाणी की थी कि सौर चक्र 2025 का चरम जुलाई के 8 महीने पहले या 8 महीने बाद तक होगा। वास्तविकता यह है कि सूर्य की गतिविधि पूर्वानुमानों से कहीं अधिक तीव्र है। सन स्पॉट की संख्या और F10.7 सेंटीमीटर रेडियो फ्लेक्स, जो कि इस गतिविधि का मापक है, लगातार सामान्य स्तर से ऊपर चल रहा है। यह केवल शुरुआत नहीं है, बल्कि हम उस किल जोन में प्रवेश कर चुके हैं जहां सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME और सोलर फ्लेयर्स की आवृत्ति और तीव्रता अपने उच्च स्तर पर है। विमानों में विफलता का कारण केवल सॉफ्टवेयर नहीं था, बल्कि आधुनिक हार्डवेयर का सूक्ष्म होना भी है। नैनोमीटर तकनीकी का विरोधाभास। जी हां, पुराने विमानों के कंप्यूटर बड़े ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे, जिन्हें प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। आधुनिक एवियोनिक्स जैसे A320 NEO में 7 nm या 5 nm जैसी सूक्ष्म तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ये ट्रांजिस्टर इतने छोटे होते हैं कि कम ऊर्जा वाला एक न्यूट्रॉन भी इनके डेटा को बदलने के लिए काफी पर्याप्त होता है। जब सूर्य से आए प्रोटॉन पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो वे न्यूट्रॉन का एक झरना पैदा करते हैं। ये न्यूट्रॉन विमान के एल्यूमिनियम या कार्बन फाइबर की बॉडी को आसानी से पार कर जाते हैं और सर्किट पर हमला करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस सौर तूफान का खतरा कब अधिक है, दिन में या रात में? वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से आने वाले खतरों का असर इस बात पर निर्भर करता है कि घटना दिन में हो रही है या रात में। सोलर फ्लेयर्स, जो सूर्य से निकलने वाली एक्सरे विकिरण होती है, वो बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी तक पहुंचती है और सीधे दिन वाले हिस्से को प्रभावित करती है। इसीलिए सोलर फ्लेयर से जुड़ा खतरा दिन में ज्यादा देखने को मिलता है और संचार रेडियो ब्लैकआउट तुरंत दिखाई देने लगता है। वहीं सौर कणों का आक्रमण यानी SU, जिसमें उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भेजते हैं, इसका प्रभाव दिन और रात दोनों समय में देखा जाता है। रात के समय में भी ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सीधा असर और अधिक मात्रा में दिन में ये दर्ज होता है। इसके विपरीत भूचुंबकीय तूफान यानी CME, जो सूर्य से निकलने वाली भारी मात्रा में आवेशित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने के कारण होता है, ये रात के समय सबसे अधिक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर स्थिति में होता है और पावर ग्रिड, सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम पर यह भारी पड़ सकता है।
संक्षेप में कहा जाए तो सोलर फ्लेयर का खतरा दिन में ज्यादा है, जबकि एसयू का खतरा दोनों समय दिन और रात, और सीएमई यानी जो रात के समय में इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एवियोनिक्स के बिट फ्लिप यानी एसयू के लिए खतरा दिन के समय और अधिक ऊंचाई यानी 35,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सबसे अधिक होता है, जैसा कि जेट ब्लू 1230 की घटना दोपहर में 12:48 पर हुई थी। इससे यही सिद्ध होता है। अब बात करते हैं भविष्यमालिका और प्राचीन भविष्यवाणियों की और किस तरह से ये इस घटना से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। भविष्यमालिका में लिखा है लौह पक्षियों का पतन। ओडिशा के पंचसखाओं द्वारा लिखित भविष्यमालिका में कलयुग के अंत और युग परिवर्तन के संकेतों का वर्णन है। वर्तमान संदर्भ में इसके श्लोकों की संख्या अत्यंत प्रासंगिक हो गई है। शनि का मीन राशि में प्रवेश सबसे बड़ी बात है। भविष्यमालिका और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार मार्च 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। वैज्ञानिक इसको डिकोड कैसे कर रहे हैं, चलिए। शनि लोहे और संरचना का कारक है। मीन राशि जल और आकाश ईथर का प्रतिनिधित्व करता है। शनि का ये गोचर आकाश में लोहे की संरचनाओं यानी विमानों के लिए अस्थिरता का संकेत माना जाता है। भविष्यमालिका स्पष्ट रूप से यह कहता है कि विमान आकाश से गिरेंगे या आकाश से आफत आएगी। युद्ध और विभीषिका की बात करें तो भविष्यमालिका में 2025 से 2028 के बीच तृतीय विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी की गई है। एवियोनिक्स की यह विफलता उस अराजकता का तकनीकी पहलू हो सकती है जहां संचार ठप हो जाएगा और परिवहन प्रणालियां ध्वस्त हो जाएंगी। अब बात करते हैं यही बात नोस्ट्राडामस ने किस रूप में कही थी। उन्होंने कहा था ब्रह्मांडी आग का गोला। जी हां, फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस ने 2025 के लिए एक विचित्र भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड से एक आग का गोला उठेगा और यह विज्ञान और नियति का ब्रह्मांडी नृत्य करेगा। इसको डिकोड करने पर यह पता चलता है कि यह आग का गोला कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि स्वयं सूर्य है, यानी कि सौर तूफान। और विज्ञान और नियति का नृत्य, जी हां, आधुनिक एवियोनिक्स विज्ञान और सौर विकिरण यानी नियति के बीच संघर्ष का एक सटीक वर्णन है। जिस तकनीकी यानी फ्लाई बाय वायर पर हमें सबसे अधिक गर्व था, वही सूर्य के प्रकोप के सामने सबसे कमजोर साबित हो रहा है। बाबा वांगा ने भी यही कहा था, सौर तूफान और तेज आएगा और पृथ्वी पर एक विनाशकारी तूफान के हिट करने से भारी मात्रा में ब्लैक आउट हो जाएगा, यानी डार्क एज का शुरुआत हो जाएगा। 2026 का कनेक्शन अब इस बात से जोड़ करके देखते हैं। यदि सौर तूफान इतना शक्तिशाली हुआ कि वह केवल विमानों को ही नहीं बल्कि पावर ग्रिड को भी उड़ा दे, तो यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध होने वाली है। विमानों का गिरना इस बड़े ब्लैकआउट का केवल एक पहला चरण हो सकता है। अब करते हैं महाविनाश की गणना। क्या अपडेट फेल हो सकता है? जी हां, जो अभी अपडेशन किए गए हैं, क्या ये फुल प्रूफ है? क्या अपडेट के बाद यात्रा सुरक्षित है? तकनीकी सत्यता की अगर बात करें तो EASA द्वारा अनिवार्य किया गया अपडेट ELEC BL103 प्लस मूल रूप से एक सॉफ्टवेयर समाधान है। यह एक वोटिंग लॉजिक को मजबूत करता है, यानी यदि एक कंप्यूटर गलत डेटा देता है तो दूसरा उसे खारिज कर देगा। अब इसमें विफलता की संभावना कितनी है? क्या यह अपडेट सामान्य सौर गतिविधियों के लिए कारगर है? लेकिन अगर 1859 की कैरिंगटन घटना जैसा कोई सुपर सोलर स्टॉर्म G5 या S5 आता है तो वातावरण में न्यूट्रॉन का घनत्व इतना अधिक हो जाएगा कि यह विमान के सभी कंप्यूटरों को एक साथ एक ही समय पर करप्ट कर सकता है। इसे कॉमन मोड फेलियर कहते हैं, यानी कि अत्यंत तीव्र सौर तूफान में अपडेशन फेल हो सकता है। सॉफ्टवेयर भौतिकी के नियमों को बदल नहीं सकता। कयामत का गणित, जी हां, एक दिन में कितने विमान गिर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है? यदि हम भविष्यमालिका की आसमान से आफत वाली भविष्यवाणी को एक वैज्ञानिक संदर्भ में देखें तो आंकड़े भयावह हैं। ऐसा एक स्टडी है कि संसार भर में जो दैनिक उड़ानें हैं वो कितनी हैं। संसार भर में जो दैनिक उड़ानों की संख्या है वो है 2,27,000 विमान एक समय में विमान में
आसमान में उड़ते हैं और इनमें से 15,000 से लेकर के 20,000 जो विमान हैं वो A320 कैटेगरी के हैं, यानी कि जिस विमान का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है उसकी संख्या है 15,000 से 20,000 पूरे संसार में। यानी कि ये पूरे विमानन इंडस्ट्री के 25 से 30% विमान जो है, यानी कि 5,000 विमान जो है एक समय में हवा में गोते लगाते रहते हैं। अगर सुपर स्टॉर्म की स्थिति में ये फेल हो जाता है जो अपडेशन है, तो फिर सुरक्षा के पैच के बाद भी 0.5% सिस्टम भी फेल हो सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो फिर क्या घटना घट सकती है? जी हां, एक ही दिन में कुछ ही घंटों के भीतर दुनिया भर में 25 से 30 बड़े यात्री विमान नियंत्रण खो करके गिर सकते हैं। और अगर एक विमान में औसत 150 यात्री होते हैं तो फिर पूरे कुछ ही मिनटों में लगभग 3750 लोग मौत के मुंह में समा सकते हैं। यह वैश्विक विमानन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। यह भविष्यमालिका के उस कथन से भी मेल खाता है जिसमें अस्वाभाविक मौतों और जनहानि की बात कही गई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब सॉफ्टवेयर अपडेशन फेल होगा तो ये जो हवा में उड़ रहे विमान हैं, जो एक समय में पूरे संसार में 5,000 इनकी संख्या है, क्या ये आबादी वाले स्थानों पर गिर सकते हैं? जी हां, विमानन मार्ग यानी फ्लाइट पथ्स जो है वो जानबूझकर बड़े शहरों को जोड़ते हैं। विमान अधिकतर समय सघन आबादी वाले क्षेत्रों के ऊपर से होकर के गुजरते हैं। अगर क्रूज एल्टीट्यूड 35,000 फीट पर नियंत्रण खोता है, जैसा कि जेट ब्लू के साथ हुआ था, तो विमान का मलबा 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में फैल सकता है, जो नीचे स्थित शहरों के लिए एक विनाशकारी घटना घटा सकता है। अगर भारत की स्पेसिफिक बात करें तो भारत का जो रिस्क जोन है वो कहां सबसे ज्यादा खतरा है, चलिए आपको बताते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति और विमानन घनत्व इस खतरे के लिए बहुत ही संवेदनशील है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की। भारत की रीढ़ और सबसे बड़ा रिस्क जोन दिल्ली और मुंबई के बीच का हवाई मार्ग दुनिया के सबसे अधिक व्यस्त मार्गों में से एक है। यहां प्रतिदिन 55 से अधिक उड़ानें, जिनमें कई कंपनियों के विमान उड़ते हैं, वो संचालित होते हैं। खतरे के नीचे शहर कौन कौन से हैं? ये जो मार्ग है ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर से होकर के गुजरता है। वहीं जयपुर में राजस्थान, जहां की आबादी 40 लाख है, कोटा ये भी एक शिक्षा का केंद्र है, वडोदरा और सूरत ये घनी आबादी वाले औद्योगिक शहर हैं। और अगर दिल्ली से उड़ा एक A320 विमान राजस्थान के ऊपर सौर तूफान की चपेट में आता है और उसका एलेक्स सिस्टम फेल होता है, यानी कि नोज उसकी डाउन होती है और वो नीचे की ओर गिरने लगता है, तो वह कोटा या वडोदरा जैसे शहरों पर गिर सकता है। अब बात करते हैं दिल्ली बेंगलुरु कॉरिडोर की। जी हां, यह मार्ग भोपाल, नागपुर और हैदराबाद के ऊपर से गुजरता है। जोखिम यह है कि यह एक लंबी अवधि की उड़ान होती है, यानी 2.5 से 3 घंटे की उड़ान होती है। विमान अधिक समय तक ऊंचाई पर रहता है, जिससे सौर विकिरण के संपर्क में आने का खतरा और जोखिम बढ़ जाता है। हिमालयी क्षेत्र और ध्रुवीय प्रभाव के बारे में अगर चर्चा करें तो यद्यपि यह भारत भूमध्य रेखा के करीब है, जो कुछ सुरक्षा तो देता है, लेकिन उत्तरी भारत जैसे कि लेह और श्रीनगर की उड़ानें अधिक ऊंचाई और अक्षांश पर होती हैं। हिमालय के ऊपर उड़ान भरते समय विमानों के पास रिकवरी के लिए कम जगह होती है, और अगर यहां पर यह सिस्टम फेल होता है तो पहाड़ से टकराने की संभावना 100% है। आबादी पर क्या ये विमान गिर सकते हैं? भारत में हवाई अड्डों के आसपास आबादी का घनत्व बहुत अधिक है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो चारों तरफ से झुग्गियों और ऊंची इमारतों से घिरा है। अप्रोच या टेक ऑफ के दौरान यदि कोई ग्लिच आता है तो विमान सीधा आबादी पर गिरेगा, जैसा कि घाटकोपर विमान दुर्घटना में देखा गया था। लेकिन A320 के मामले में तबाही का पैमाना कई गुना बड़ा होगा। जी हां, तो क्या आप हवाई यात्रा छोड़ देंगे? जवाब है सतर्कता। जी हां, नासा के स्पेस वेदर फोरकास्ट पर नजर रखें। 2025 का यह साल सामान्य नहीं है और यह 2026 में भी हो सकता है।
ये विज्ञान और नियति के टकराव का साल है। आसमान सुरक्षित है, लेकिन तब तक जब तक सूर्य शांत है। तो देखते रहिए हमारा चैनल, क्योंकि इसी पर हम इसी घटना से जुड़ी एक और अपडेट लेकर के आ रहे हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियां इस समय विज्ञान को पीछे छोड़ने वाली हैं, और अगर अपडेशन के बाद भी हवाई यात्रा कहीं से जोखिम में फंसती है तो फिर आखिर क्या होगा? क्या मानव प्रकृति को भी फिक्स कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही बात भविष्यमालिका और अन्य भविष्यवक्ताओं ने बहुत पहले कह दी थी। सवाल यह है कि क्या अब हवाई यात्रा नहीं करनी चाहिए? जी नहीं, हवाई यात्रा अवश्य करें, लेकिन सुरक्षा मानकों का प्रयोग जरूर करें। यात्रियों के लिए सलाह यह है कि 2025 और 26 में यदि संभव हो तो अत्यधिक सौर गतिविधि की चेतावनी वाले दिनों में उड़ान भरने से बचें। विज्ञान और विश्वास दोनों का यही संकेत है कि प्रकृति यानी सूर्य के आगे तकनीकी अभी भी बौनी है। अब इसी सीरीज का हम दूसरा एपिसोड भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और उसमें हम आपको और विस्तार से बताएंगे कि अगर विमान अपडेशन फेल होता है सौर तूफान के कारण, तो किन क्षेत्रों पर भारत और संसार पर सबसे अधिक खतरा मंडरा सकता है। अगर ये विमान आबादी वाले क्षेत्रों में गिरते हैं तो खतरा ये कितना बड़ा हो सकता है। अहमदाबाद वायुयान दुर्घटना का पूरा दृश्य अभी भी आपको याद होगा कि किस प्रकार से जब वो मेडिकल कॉलेज के ऊपर जब ये विमान गिरा तो वहां पर पढ़ रहे कितने छात्रों की मृत्यु हो गई। तो ये जो आकाश से खतरा आने वाला है, और जो भविष्यमालिका में लिखा गया है कि लोहे के पक्षी आसमान से गिरेंगे, तो ये लोहे के पक्षी आसमान से यूं ही नहीं गिरने वाले हैं। यही लोहे के पक्षी विमान हैं जिसमें हम और आप यात्रा करते हैं। इसी सीरीज की अगली 2-3 एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्या युद्ध के मैदान में अगर ये सॉफ्टवेयर अपडेशन फेल होता है तो क्या जिस मार्ग पर इन विमानों को भेजा गया है, उड़ान वाले विमानों को, लड़ाई के विमानों को, क्या वो अपना मार्ग भटक सकते हैं और ये जो टारगेटेड प्लेस हैं उसको छोड़ करके कहीं और गिर सकते हैं? क्या इसी सौर तूफान के कारण किसी वीवीआईपी यानी किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के विमान को बैठे बैठे गिराया जा सकता है? इस खतरे की कितनी आशंका है, और ये खतरा क्या पूरी तरह से मंडरा रहा है? क्या अब दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों को निशाना बनाया जा सकता है? इसकी कितनी आशंका है, और क्या ये बैठे बैठे सिर्फ एक कंप्यूटर को हैक करके किया जा सकता है? इसी पर देखिएगा हमारी इसी सीरीज के अगले एपिसोड्स। लेकिन इतना तो हम आपको बता दें कि आज का ये जो हमारा एपिसोड था, ये आधारित था भविष्यमालिका और वर्तमान संदर्भ में जो घटनाएं घट रही हैं उसको हमने आपको जोड़ करके बताया है। कोई भी शक्ति प्रकृति से बड़ी नहीं है। मनुष्य का विज्ञान प्रकृति के आगे बौना हो जाता है। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान आप ये सब देख चुके हैं। बड़ी से बड़ी मेडिकल और साइंस की तकनीकी फेल हो गई थी, और तब इंसान एक सांस के लिए तरस रहा था। सोचिए, ये अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जब दर्शक हमसे ये कहते हैं कि आपके द्वारा कही गई कोई बात सत्य नहीं हो रही है, उन्हीं दर्शकों को हम ये बता दें कि दिसंबर 2019 में हमने कोरोना महामारी के आने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। लेकिन समस्या ये है कि 10 साल से ये चैनल चलाया जा रहा है, और इसमें अगर हम हर भविष्यवाणी को आपको डिकोड करके बताने लगें कि हमने ये कहा था, ये सत्य हुआ, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में 3,500 से 4,000 वीडियो के माध्यम से हम आपको लगातार अपडेट करते रहे हैं, और हर दर्शक तक हम अपनी भविष्यवाणी की सत्यता की एक परीक्षा नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि जो दर्शक हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि कितनी बातें हमारी सच हो रही हैं और कितनी बातें सच नहीं हो रही हैं। तो बने रहिए, इसी सीरीज का अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, और यदि आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है जिसे हमने बेहतरीन रिसर्च के साथ बनाया है, और जैसा कि हमारे चैनल का नाम है अखंड मंथन, तो जब तक तथ्य नहीं होंगे तब तक मंथन नहीं होगा, जब तक मंथन नहीं होगा तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो अगर इस सीरीज का आप अगला एपिसोड
देखना चाहते हैं तो आप हमें लिखिए कमेंट सेक्शन में सौर तूफान, CEME, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि आपकी इस सीरीज को लेकर के कितनी रुचि है। और जब हमारे पास 100 से अधिक कमेंट्स आ जाएंगे तब हम इस सीरीज का अगला एपिसोड बनाएंगे और उसमें हम आपको इसके खतरे को और व्यापक रूप से समझाएंगे कि ये खतरा सिर्फ भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं है, ये आपके हमारे जीवन, हमारे संसार पर भी आकर के दरवाजे पर खड़ा हो चुका है। तो बने रहें ऐसे ही जानकारी वाले कार्यक्रम, समय से पूर्व समय की जानकारी देने वाले कार्यक्रम आपको देखने को मिलते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि किसी भी दर्शक को ज्योतिषी परामर्श की आवश्यकता है तो हमने वो भी कार्यक्रम बहुत न्यूनतम शुल्क में 501 रुपये में आरंभ कर दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कहीं आप फंस रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं या फिर आपका जोश ठंडा पड़ रहा है तो आप हमसे ज्योतिषी परामर्श ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ जब लिखें तो स्टेट का नाम देना मत भूलिए और इसके साथ अपने प्रश्नों का एक जो भी आपके प्रश्न है वो भी भेज दीजिए। और साथ में आपने जो पेमेंट का किया है हमें UPI ID 7905414965 पर, इसका एक स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। 4 से 5 दिनों के भीतर आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। और ये भी मांग हमने अपने दर्शकों के आधार पर ही पूरी की है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये कहते थे कि आप हमें हमारे जीवन के बारे में बताने के लिए हमारे ऊपर भविष्यवाणी कीजिए। तो ये एक बहुत छोटे से शुल्क में ये सेवा भी आपको अब प्रदान की जा रही है। बहुत सारे दर्शक इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। यदि आपको भी लगता है कि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।